नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से डिस्कस करेंगे कि अंग्रेजों ने जब हमारे भारत देश के इलाकों पर अपनी सत्ता स्थापित कर दी, तो सत्ता स्थापित करने के बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में उन्होंने किस प्रकार से शासन चलाया, अर्थात किन किन नीतियों के तहत उन्होंने हमारे यहाँ पर राज किया। इसमें इसमें हम समझेंगे कि उन्होंने राजस्व व्यवस्था को किस प्रकार से यहाँ पर लागू किया, किन किन नीतियों के तहत उन्होंने हमारे यहाँ के करों को निर्धारित किया। इसके अलावा फसलों को लेकर के उन्होंने कौन कौन से काम किए, क्योंकि हमारे यहाँ पर देखा जाता है कि अंग्रेज खेती वगैरह भी करवाते थे, अपनी यूरोप की फसलें भी करवा देते। तो इन सभी चीजों को आज के इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि इस चैप्टर को हम स्टार्ट करें, अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को नहीं देखा है, चैप्टर नंबर 2 को नहीं पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पूरी प्लेलिस्ट दे दी है, जिसमें आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक की अभी तक आई हुई सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था अंग्रेजों के भारत आगमन से लेकर के भारत में उनकी सत्ता स्थापित करने तक की पूरी प्रक्रिया को। इसके हमने 4 वीडियो लेकर के आए, 4 पार्टों में कन्वर्ट किया है पूरे चैप्टर को। बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन भी किया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें, हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की एनसीईआरटी की स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन 3 सब्जेक्टों की भी क्लासेस करवा रहे हैं। इनमें से कोई एक जैसे ही कंप्लीट होगा, हम साइंस को स्टार्ट कर देंगे एंड उसके बाद में इकोनॉमी को भी कंप्लीट करवाया जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। एंड हाँ, वन मोर थिंग, हम क्लासेस के साथ में नोट्स भी प्रोवाइड करें, तो जिसे भी एनसीईआरटी के नोट्स परचेस करने हैं, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप एनसीईआरटी के नोट्स परचेस कर सकते हो। एंड जल्द ही हमारी वेबसाइट भी आने वाली, वेबसाइट पर इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट मौजूद रहेंगे। तो आप अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे नोट्स को परचेस कर सकते हो। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हम पूरे चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ने को मिलेगा देख लेते हैं, क्विक रिवीजन, क्विक सर्वे कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंपनी दीवान बन गई। दीवान बनने के बाद में इनके साथ कौन कौन सी घटनाएं हुई, अर्थात किस तरह से इन्होंने सत्ता को संभाला, इस चीज को डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद में कंपनी की आमदनी, दीवान बनने के बाद में भारत देश में इनकी आमदनी बढ़ गई थी, तो आमदनी मिलने के बाद में कौन कौन से इन्होंने काम किए, किस तरह से क्या रहा, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर खेती में सुधार की जरूरत। देखो, जब इन्होंने हमारे भारत देश में अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया, तो मोटी रकम के रूप में कर लेने लगे, कर इन्होंने बढ़ा दिया था। इससे भारत में हुआ गया कि खेती की जो व्यवस्थाएं थी वो बिगड़ने लगी, खेती की हालत बिगड़ने लगी। फिर उन्होंने खेती में सुधार करने के लिए कुछ बंदोबस्त किए थे, जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर इससे क्या है कि समस्याएं पैदा हो गई, कौन कौन सी समस्याएं रही उनको भी डिस्कस करेंगे। फिर ये एक नई व्यवस्था लेकर के आए थे, ठीक है, जिसे महालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया, इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर मुनरो व्यवस्था को डिस्कस करेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहती है। यहां तक हम आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ये हमारा पार्ट 1 रहेगा, ठीक है, पार्ट 1 रहेगा। एंड पार्ट 2 में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे यूरोप के लिए फसलें। ये भारत देश में कुछ फसलों को उगाते थे या फिर कहें कि उगवाते थे, जो कि यूरोप में लेकर के जाते थे, जैसे कि अफीम हो गया, नील की खेती हो गया, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी फसलें थी जिनको भारत देश में स्पेशली ये करवाते थे ताकि इनका व्यापार कर सकें। तो यूरोप के लिए फसलें, ठीक है। भारतीय नील की मांग क्यों थी यूरोप में, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत अधिक मांग थी। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भारत में ब्रिटेन की दिलचस्पी कैसे बढ़ने लगी। जब भारत देश में इन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित कर लिया, उसी समय पर ब्रिटेन की यहां पर दिलचस्पी भी बढ़ने लगती थी। तो आगे चलकर के क्या हुआ डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद में नील खेती कैसे होती है ये हम डिस्कस करेंगे। एंड वन मोर थिंग, देखो, नील खेती जो है तो बहुत ही हानिकारक थी हमारे देश के लिए। तो इसमें फिर अगर आगे देखोगे तो नील विद्रोह भी हुआ था, जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे, नील विद्रोह को। तो ये हमारा पार्ट 2 में रहेगा, पार्ट 2 में नील विद्रोह वगैरह हम डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। और टेलीग्राम पर हम जैसे ही हमारी क्लास कंप्लीट होती है तो क्लास से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को वहां पर डालते हैं क्विज के रूप में। तो एक क्विक प्रैक्टिस सेट वहां पर आपको मिल जाता है, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम पर। अब आ जाते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर और डिस्कस करेंगे आज के इस चैप्टर को। तो सबसे पहला टॉपिक हमें मिलता है कंपनी दीवान बन गई, ठीक है। क्या टॉपिक है? कंपनी दीवान बन गई।
अर्थात चैप्टर नंबर 2 में जो हमने डिस्कस किया था कि भाई अंग्रेज भारत देश में आए, आने के बाद व्यापार शुरू किया, व्यापार से युद्ध की स्थितियां क्रिएट होती हैं, युद्ध से ये हमारे यहाँ पर सत्ता स्थापित करने लगते और हमारे भारत देश के बंगाल राज्य के दीवान सबसे पहले बनते हैं। ठीक है, तो बंगाल राज्य पर ये अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, बंगाल की दीवानी इनको मिल जाती है, वहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो उन्हीं टॉपिक को सबसे पहले दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया था। किस मुगल बादशाह ने तैनात किया था? कमेंट बॉक्स में बताओ। चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। किस मुगल बादशाह ने 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया था? प्रश्न बनता है, आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, अगला आगे कहा जा रहा है कि बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। भाई आप किसी देश में व्यापार करने के लिए जाओ और उस देश के आपको राजा बना दिया जाए, ये तो आपके लिए बहुत बड़ी घटना होगी। इसी तरह से अंग्रेजों के लिए भी थी। ठीक है, दीवानी मिलने के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अर्थात जितने इलाके में इनका साम्राज्य फैला हुआ था या फिर जितने इलाके तक इनका नियंत्रण फैला हुआ था, उसमें इनका जो भी आर्थिक मामले होते थे वहां पर, उसके मुख्य शासक ये बन गए थे, क्योंकि इनको दीवान बना दिया गया। अब दीवान बनने के बाद में इनके नियंत्रण में जितना इलाका आता था, वहां के आर्थिक मामले जो भी होंगे, वहां से कितना कर लिया जाएगा, किस फसल पर कितना कर लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, ठीक है, और किस जगह को किसे दिया जाएगा, कर वसूली कौन करेगा, ठीक है, इन सभी मामलों की मुख्य शासक बन गई थी अब कंपनी। अर्थात आर्थिक मामलों के सारे निर्णय मुख्य रूप से अब कंपनी यहां पर लेने लगी। अब उसे अपनी जमीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। अर्थात जब कंपनी यहां पर दीवान बन गई, तो दीवान बनने के बाद में अब इनके सामने अभी एक रास्ता ढूंढने लगे, जिससे कि हमारे भारत देश में इन्होंने जो शासन स्थापित किया है, तो शासन कैसे चलाया जाए, ठीक है, शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने, अर्थात इस इलाके से जो राजस्व वसूली होकर के आती है, उस राजस्व को व्यवस्थित करने के लिए एक रास्ता इनको ढूंढना था। कंपनी व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी जरूरत की चीजें खरीदती बेचती रहे। अर्थात चूंकि ये व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आए थे, तो इनके लिए यह भी जरूरी था कि भारत में भाई चीजों को खरीदते और बेचते रहें, ताकि एक व्यापारी के रूप में इनकी पहचान भी बनी रहे, ठीक है, और इसके अलावा इनका व्यापार भी आगे बढ़ता रहे, ठीक है, क्योंकि मुख्य रूप से ये थे तो व्यापारी ही। भाई उन्होंने यहां पर सत्ता स्थापित कर ली, वो बात अलग की है, लेकिन ये मुख्य रूप से व्यापारी ही थे और अपने आप को व्यापारी मानते भी थे। आगे कहा जा रहा है कि समय के साथ कंपनी को ये समझ में आने लगा कि उसे सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे। अब भाई देखो, कंपनी चूंकि यहां पर आई थी व्यापार करने के लिए, ठीक है, और व्यापारी से यहां की शासक बन गई, ठीक है, धीरे धीरे शासन चलाने लगी। जब शासन चलाने लगी तो इनको ये समझ में आया कि भाई हम बाहरी लोग हैं, ठीक है, यहां भारत देश के नहीं है, तो हम चूंकि बाहरी हैं, इसलिए हमें सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहां के लोगों को हमने यहां से की सत्ता से हटा दिया है। अब यहां की जो जनता है वो उनका सम्मान करती है, जनता जो है यहां पर जो पहले से शासक थे उनका सम्मान करती है, ठीक है, तो वही यहां पर कहा जा रहा है, क्योंकि बाहरी ताकत होने की वजह से उन लोगों को भी शांत रखना जरूरी था जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे, जिनके पास अभी भी काफी ताकत और सम्मान था। भाई जनता का प्यार आप नहीं छीन सकते, ठीक है, जनता जिसे प्यार करती वो करती रहेगी। अब चूंकि इन्होंने यहाँ के शासकों को सत्ता से तो हटा दिया था, पर जनता के दिल से नहीं हटा पाए थे, तो इनको ये एहसास होने लगा धीरे धीरे कि हमें आगे बढ़ना होगा बहुत ही सावधानी के साथ में। अगर हम ये सावधानी के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आज नहीं तो कल जनता ही हमें यहां से उखाड़ फेंके, और अगर आप देखोगे तो आगे चल करके जनता ने ही इनको भारत से उखाड़ कर फेंक भी दिया था। ऐसे लोग जो स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उन्हें खत्म नहीं किया जा सकता था। भाई अगर उन सबको खत्म कर दोगे तो ये शासन नहीं संभाल पाते, क्योंकि भारत में एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे। अब व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे तो बहुत अधिक लोग तो आए नहीं थे, भारत के लोगों का इनको साथ भी चाहिए था। अगर आप देखो तो सेना में इनके बहुत सारे भारतीय लोगों को शामिल किया गया था, एंड अपनी कंपनी के अंतर्गत भी बहुत सारे लोगों को काम पर रखते थे। मुख्य पद केवल अपने अंग्रेजों के पास में रखते थे, बाकी के सारे पदों के लिए भारत के लोगों को भर्ती भी करवाते थे, ठीक है। तो इन्होंने ये सोचा कि भाई हम इन्हें खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि खत्म किया नहीं जा सकता है, इनको साथ में लेकर के चलना
होगा। ठीक है, क्या किया गया आगे, वो चीज हम आगे डिस्कस करते हैं। तो अगला पॉइंट मिलता है कंपनी की आमदनी, मुख्य टॉपिक है, इसको समझो। यहां पर कंपनी दीवान बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। भाई देखो, व्यापारी हमेशा व्यापारी रहता है। ठीक है, आप उसके साथ में कितने भी फ्रेंडली क्यों ना हो जाओ, व्यापारी व्यापारी ही रहेगा। आप अपने मित्र को ही देख लो। ठीक है, आपका मित्र भी अगर आप एक ठेठ व्यापारी है तो उसके साथ में आप कभी बात करना और देखना कि उसके बात में व्यापार झलकेगा। ठीक है, तो व्यापारी हमेशा व्यापारी रहता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। कहते हैं ना कि बनिया जो होता है वो बनिया ही रहता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने से हिचकिचाती थी। कंपनी का कहना था कि भाई हमें बहुत अधिक भारी भरकम लगान तो चाहिए, ठीक है, लेकिन नियमित व्यवस्था बनाने से यहां पर हिचकिचा रहे थे। ठीक है, क्योंकि इनको क्या है कि इनको चाहिए था कि जब भी इनका मन करे या फिर कहें कि जब भी इन्हें जरूरत पड़े तब इन्हें इनकी आमदनी हो जाए। ठीक है, तो ये यहां पर क्या करते थे कि भाई अपने आप को व्यापारी मानते थे और भारी भरकम लगान का मतलब लेने की चाह रखते थे, लेकिन नियमित व्यवस्था नहीं बनाते थे। उसकी कोशिश यही रहती थी कि वे ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करें और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशम कपड़ा खरीदे। अर्थात राजा बन गए लेकिन व्यापारी पंथी नहीं गई। ठीक है, देखो यहाँ के राजा बन गए, ठीक है, राजस्व हासिल करने लगे लेकिन नियमित व्यवस्था नहीं बनाई, अर्थात लूट मार की नीति को अपनाया। ठीक है, क्योंकि नियमित व्यवस्था बनाने से हिचकिचा रहे थे, हम इसे तो लूट मार की नीति ही कहेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो एक व्यवस्था के तहत अगर आप कोई काम कर रहे हो तो हम कह सकते हैं कि भाई हाँ ये कानून है, लेकिन कोई व्यवस्था ना हो, ठीक है, बिना व्यवस्था के तहत अगर कोई काम होगा तो हम उसे लूट मार ही कहेंगे। ठीक है, तो वही ये यहां पर करने लगे, ये ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करने का प्रयास करते थे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती रेशमी कपड़ा खरीदते थे। ठीक है, खरीदे, इनकी कोशिश रहती थी कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व हासिल करें और बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट यहां से हम खरीदें। इस कारण केवल 5 साल के भीतर ही बंगाल में एक मिनट, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीजों की कुल मूल्य दोगुना हो गया। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, चूंकि ये यहां पर ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूली करने का प्रयास करते थे। ठीक है, और इसके अलावा जो चीजें यहां से खरीदते थे उनकी कीमत कम से कम लगाते थे। इससे हुआ ये कि केवल 5 साल के भीतर ही जिन चीजों को ये खरीदते थे उनकी कीमत 2 गुना बढ़ गई। क्या हो गया, उन चीजों का कुल जो मूल्य था वो 2 गुना बढ़ चुका था। अच्छा, इसके पीछे के रीजन अगर आप देखोगे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, डीपली सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि भाई ये एक मार्केट है, ठीक है, ये एक मार्केट है, हम यहाँ पर एक शासक बने बैठे हैं, हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से ज्यादा राजस्व हमें मिल जाए। ठीक है, अब इसी राजस्व से जाकर के हम यहाँ पर चीजों को खरीदते हैं। ठीक है, अब जो चीजें हम खरीद रहे हैं उनको कम से कम कीमत पर खरीद रहे हैं, तो इससे होगा क्या, जो बेचने वाला व्यक्ति है उसको मुनाफा नहीं होगा, धीरे धीरे घाटा होने लगेगा। तो वो क्या करेगा, चीजों की कीमत बढ़ाना शुरू कर देगा, क्योंकि हमें राजस्व देना पड़ रहा है ज्यादा से ज्यादा और कीमत कम मिल रही है, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, कीमत बढ़ाने का प्रयास करेगा। वही यहाँ पर हुआ। अब इसके चलते होता क्या है, एक बार इसको हम डिस्कस करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे क्या हुआ, लेकिन इसका एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट दिया गया, इसको समझते हैं। 1765 से पहले ब्रिटेन से सोना और चांदी आयात करती थी जो कंपनी थी। ठीक है, 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी लेकर के आती थी और इन चीजों के बदले सामान यहां पर खरीदती थी, क्योंकि अभी तक क्या था कि ब्रिटेन के पास में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो भारत में आकर के बेच सके और उससे आमदनी कर सके। ये यहां पर ब्रिटेन से सोना और चांदी लेकर के आते थे और सोने और चांदी के बदले भारत से कपड़ा, मसाले और अन्य कई सारी चीजों को यहां से लेकर के जाते थे। अच्छा, अब चूंकि इन्होंने बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था, तो बंगाल में इकट्ठा होने वाले राजस्व या फिर कहें कि होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें यहां पर खरीदी जाने लगी। अर्थात भारत में जो सोना आता था वो अब रुक गया। ठीक है, अब भारत में जो चीजें बनती थी, ठीक है, भारत से जो इनको आमदनी मिलती थी उसी से यहाँ की चीजों को खरीद करके और विदेश ले जाकर के बेचते थे। अर्थात एक तो इनको राजस्व मिल रहा था, पहली आमदनी ये, दूसरी आमदनी की यहाँ की चीजों को लेकर के विदेश में जा रहे हैं, मतलब यहीं की पैसे से यहीं की चीजों को खरीद करके ले जा रहे हैं विदेश में और बेच रहे हैं। ठीक है, अर्थात अब ये मुनाफा ही मुनाफा कमाने लगे। इससे हुआ यह कि अंग्रेजों की नीतियों से बंगाल की जो अर्थव्यवस्था थी वो गहरे संकट में फंसती जा रही थी, क्योंकि यहां पर इससे पहले अगर आप देखो तो सोना लेकर के आते थे, लेकिन अब ये यहां पर कुछ लाने नहीं लगे, यहां से ले जाने में लग गए। ठीक है, यहां से राजस्व लेते थे, उससे चीजों को खरीदते थे और चीजों को खरीद करके यहां से विदेश लेकर चले आते और विदेश से लाते कुछ भी नहीं थे। इससे हुआ ये कि बंगाल की अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस गई। कारीगर जो थे यहां पर जो कपड़े बनाते थे और भी काम करते थे वो गांव छोड़ करके भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। कंपनी ने जबरदस्ती यहां पर कम कीमत
कीमत पर चीजों को खरीदना शुरू कर दिया। तो इससे हुआ ये कि यहाँ पर जो कारीगर थे, जो चीजों को बनाते थे, वो यहाँ से भागने लगे। उन्होंने कहा, भई अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो भूखों मर जाएँगे, ठीक है? क्योंकि जबरदस्ती जो कंपनी है वो हमारी चीजों को कम कीमत पर ले लेती है और बनता है वो हमसे ज्यादा कीमत में, ठीक है? तो यहाँ से भागने लगे। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, जो किसान थे वो लगान नहीं चुका पा रहे थे, क्योंकि जो लगान चुकाते थे, ठीक है, जैसे कि ₹5 लगान चुकाया, ठीक है, कंपनी ने इसी ₹5 से इनकी चीजों को खरीद कर चले गए, ठीक है। ₹5 में भी नहीं बल्कि ₹4 में ही खरीदते थे, लगान ज्यादा से ज्यादा लेने का प्रयास करते थे, चीजों की कीमतें कम से कम देते थे, जबरदस्ती कम कीमत पर चीजों को यहाँ से खरीदते थे। इससे हुआ ये कि कंपनी को लगान चुकाने वाले जो किसान थे वो अब लगान नहीं चुका पाने लगे, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते क्या कहा जाए, 1 मिनट, हाँ, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था। जो कारीगर थे उनका उत्पादन धीरे-धीरे गिरने लगा, क्योंकि उनकी आमदनी नहीं हो रही थी, उनको प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था। अब भाई अगर कोई आप व्यापारी हो, ठीक है, आप कोई चीज़ को बना रहे हो, ठीक है, आपको अगर उसमें फ़ायदा नहीं होगा बल्कि घाटा होने लगे तो धीरे-धीरे आपका व्यापार ठप हो जाएगा, वही यहाँ पर हुआ। अब चूँकि इनका कारीगरों का उत्पादन गिरने लगा, खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ रही थी। इसी बीच 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ गया। मतलब बंगाल को इस कदर से लूटा गया कि 1770 तक आते-आते महज 5 साल के अंदर 1765 में इन्होंने अपनी यहाँ पर सत्ता स्थापित की, ठीक है। अगर आप देखोगे 1705 में 65 में, हाँ, 1765 में इनको बंगाल का नियंत्रण दिया गया और मात्र 5 साल के अंदर इन्होंने बंगाल में इतना अधिक राजस्व लिया और यहाँ की चीजों को इतना कम कीमत पर खरीदा कि यहाँ पर 5 साल के अंदर बंगाल में भीषण अकाल पड़ गया। इसमें हुआ ये कि बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत हो गई भूख की वजह से, ठीक है। और भी कई सारे रीजंस थे, जो कि बंगाल की आबादी का लगभग 1/3 भाग था, ठीक है। बंगाल की आबादी का 1/3 भाग था ये, जो कि जैसे कि हम कह सकते हैं लगभग 33% जो यहाँ की जनता थी वो मारी गई इस भीषण अकाल की वजह से, ठीक है। इतना मतलब कंपनी के लोगों ने यहाँ पर कह सकते हैं कहर ढाया। अब हुआ क्या, चूंकि यहाँ पर अकाल पड़ चुका था, ठीक है। अब कंपनी ने देखा कि भाई यहाँ पर चारों तरफ लोग मर रहे हैं, ठीक है, मौतें हो रही हैं, हमारे यहाँ पर लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो कंपनी ने सोचा कि अब हमें खेती में थोड़ी सी सुधार करनी चाहिए, यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी नीतियों को भी लागू करना चाहिए। तो खेती में सुधार की जरूरत के लिए इन्होंने कुछ काम किए। ये काम भी इन्होंने जो किए ना अपना फायदा देखते हुए किए, और ये काम भी भारत की जनता पर उल्टे पड़े, ठीक है, उल्टे पड़े, क्योंकि इन्होंने नीति ही ऐसी बनाई। क्या नीति बनाई थी समझो। पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि कंपनी के ज्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि जमीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है, क्योंकि 5 साल के अंदर अगर आप देखोगे तो निवेश तो कुछ हुआ ही नहीं, यहां से केवल लिया गया। इससे हुआ ये कि यहां पर अकाल पड़ गया। तो कंपनी के ज्यादातर अफसरों को अब लगने लगा कि भाई निवेश करना तो जरूरी है और खेती को सुधार भी करना पड़ेगा, ठीक है। यह काम किस तरह से किया जा सकता है, इस सवाल पर 2 दशक तक, यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई 20 सालों तक, ठीक है, 20 सालों तक बहस चलती रही, ठीक है। 20 साल तक बहस चली। देखो 1770 में अकाल पड़ा, इसके बाद में 20 साल तक ये डिसाइड करते रहे कि किस तरह बंगाल में निवेश किया जाए और खेती में सुधार किया जाए। तब तक ये यहां पर लूटते रहे। फिर आखिरकार कंपनी ने 1793 में, अर्थात 23 साल बाद, 23 साल ही होगा, 70 से 80 90, हाँ, 23 साल बाद स्थायी बंदोबस्त लागू किया, ठीक है। 23 साल का समय लगा इनको एक नीति बनाने में। भाई इतने साल में तो एक बच्चा बड़ा हो जाता है, समझ रहे हो ना। 23 साल की उम्र में अगर एक बच्चे को देखोगे तो वो मतलब अपना धंधा खड़ा कर देगा, ठीक है। बच्चे से पैदा होकर बड़ा होकर के तुम्हें ऐसे भगा देगा, ठीक है। इतनी ताकत आ जाएगी। वो देख रहे ना 14 15 साल के लड़के आजकल क्रिकेट खेलने के लिए जाते, और इन्हें 23 साल लग गए एक नीति बनाने में, क्योंकि भाई इनको लालच था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब इन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया तो इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था हमारे भारत देश में। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था ये। अच्छा, जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा है मैं उनको बता दूं, हमारे देश में इस समय गवर्नर जनरल का जो पद था सबसे बड़ा पद होता था, इसके बाद में जनरल का पद आता था, ठीक है। तो भारत में जो मुख्य निर्णय लिए जाते थे वो उस समय गवर्नर जनरल ही लेता, जैसे कि आज के टाइम पर हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री पूरे देश से संबंधित निर्णय लेते हैं, मुख्यमंत्री एक राज्य से संबंधित निर्णय लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो गवर्नर जनरल होता था, जितने भी इलाकों में इन्होंने कब्जे किए थे, हर इलाके का अगर कोई एक निर्णय लिया जाएगा तो वो गवर्नर जनरल लेगा, ठीक है। और किसी अगर स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है, किसी अलग इलाके में, किसी राज्य में अगर कोई निर्णय लेना है तो उस राज्य का गवर्नर
निर्णय लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो होता ही है कि स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाता है 1793 में, 1793 में, और इस समय भारत देश में जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दे दी गई। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर ये स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, तो स्थायी बंदोबस्त में सबसे पहली शर्त ये रखी गई कि जो हमारे यहाँ पर पहले राज कर चुके थे, अर्थात जो राजा थे और जो तालुकदार थे, इनको जमींदारों के रूप में मान्यता दे दी गई कि भाई अब तुम जमींदार बन जाओ सबके सब। ठीक है भाई, इनके साथ में हाथ मिलाया गया और इनको जमींदार बना दिया गया। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंप दिया गया। ठीक है, कितना क्या किया गया कि भाई इनको जिम्मा क्या दिया गया कि आपको किसानों से राजस्व वसूलना है। ठीक है, और कंपनी को आकर के सौंप देना है, ये काम इनको सौंप दिया गया। इस व्यवस्था में जमींदारों की ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई, अर्थात ये निश्चित कर दिया गया कि जमींदार जो हैं स्थायी रूप से, ठीक है, जमींदारों के लिए स्थायी रूप से एक राशि निश्चित कर दी गई कि भाई आपको इतना पैसा 1 साल के अंदर कंपनी को देना है। ठीक है, इसका मतलब ये था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना है। स्थायी बंदोबस्त का हिसाब से यही था। समझो इस चीज को क्या किया गया। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर क्या किया, बंगाल में एक स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत इन्होंने क्या किया, जैसे कि इन्होंने देखा कि भाई इतना बड़ा राज्य है। ठीक है, हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, इसे रियलिटी मत मानना। ठीक है, माना कि इतना बड़ा राज्य है, अब इतने बड़े राज्य को इन्होंने क्या किया, 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है, समझना, 4 पार्टों में जैसे कि डिवाइड कर दिया। यहां पर ए नाम का राजा था जिसे जमींदार के रूप में नियुक्त कर दिया गया, यहां पर बी नाम का जमींदार हो गया, यहां पर सी नाम का, यहां पर डी नाम का। ठीक है, अब यहां पर बैठा है एक नाम का, क्या है कि कंपनी बैठी। ठीक, कंपनी ने इन चारों लोगों से कहा कि आपको क्या है कि हमें इन्होंने एक ने क्या किया, इन चारों जमींदारों से कह दिया कि हम आपके लिए एक निश्चित राशि तय कर रहे हैं जो कि स्थायी रूप से तय रहेगी। ठीक है, इसे भविष्य में कभी बढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, और आपको इतनी राशि हमें राजस्व के रूप में चुकानी होगी, फसल जब भी होगी, या फिर फसल, या फिर कहें कि साल के अंदर, महीने के अंदर जो भी किया गया हो। ठीक है, उसका भी यहाँ पर इंडिकेशन नहीं दिया गया, साल में चुकानी थी, महीने में चुकानी थी। स्थायी रूप से एक राशि तय कर दी गई, जैसे कि 5 रुपया। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में 5-5 रुपया आप चारों लोगों को देना है। ठीक है, 5-5 रुपया चारों लोगों को देना है। अब ये 5 रुपए में कंपनी कभी भी इजाफा नहीं करेगी, अर्थात 5 से 6 रुपए नहीं करेगी, इसका इन्होंने वादा किया कंपनी ने। और जमींदारों से कहा कि आप अपने इलाके से राजस्व की वसूली करोगे। ठीक है, और हमें 5 रुपए ही दोगे, आप कितनी वसूली करते हो, कितना जमीन में लगाते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कंपनी ने यहाँ पर सोचा था, ठीक है, कंपनी ने जब ये शर्त को यहाँ पर लागू किया था कि भाई हम 5 रुपए ही लेंगे, इसमें आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, और तो जब कंपनी ने ये नियम यहाँ पर लागू किया, तो कंपनी ने इसमें एक ढील दे दी थी। ढील ये थी कि कंपनी की ओर से इसमें इजाफा नहीं होगा, लेकिन परंतु यह शर्त केवल जमींदारों के लिए थी, अर्थात जमींदारों से जो कंपनी राजस्व ले रही थी, जो एक स्थायी रूप से राशि को तय किया गया था, उसमें इजाफा नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन किसानों के लिए ये शर्त नहीं थी, अर्थात जमींदार जब चाहें, जैसे चाहें, किसानों से ज्यादा या कम जितनी चाहें राजस्व की वसूली कर सकते थे। जमींदार किसानों से लगान की मांग जो है वो बढ़ा सकते थे। तो यहां पर एक ही काम किया गया। ठीक है, अच्छा, कंपनी को लगा, अंग्रेजों को लगता था कि अगर हम ऐसी नीति को बनाएंगे तो इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा। जो जमींदार हैं, उनके जो यहाँ पर शासन कर चुके पहले, राजा हैं, तालुकदार हैं, उनको जमींदार बना दिया गया, तो उनके पास में पहले से ताकत है। ठीक है, अगर हम ऐसा नियम बनाएंगे तो इनको नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, इन्होंने सोचा कि भाई हम नियमित रूप से हमने राशि को तय कर दिया है, आप जमींदार हमें उतना पैसा इकट्ठा ला करके देंगे, और जमींदारों के इलाके में हमने चूंकि पूरी जमीन दे दी है। ठीक है, तो जमींदार इस राजस्व इस जमीन की बेहतरी के लिए काम करेंगे, जमीन में इन्वेस्ट करेंगे, खाद पानी डालेंगे। ठीक है, इन्वेस्ट के लिए काम करेंगे। तो वही कहा जा रहा है, जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा, अर्थात इनको मौका मिलेगा, इनमें प्रोत्साहन करें, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये भी दिया गया क्योंकि जमींदारों के लिए तो एक निश्चित राशि तय कर दी गई कि जमींदारों को तो भविष्य में आगे राजस्व की बढ़ाई नहीं है। जमींदार कितनी भी जमीन से आमदनी इकट्ठी कर ले, कितना भी राजस्व वसूल ले, लेकिन कंपनी को उन्हें केवल एक निश्चित रकम ही चुकानी है। तो इससे जमींदारों के मन में लालच आएगा कि भाई हम कितना भी पैसा इकट्ठा कर ले, कंपनी को तो उतना ही देना है। तो जमींदार अब क्या करेंगे कि जमीन को प्रोत्साहित करेंगे, जमीन में प्रोत्साहन करेंगे, मतलब जमीन में सुधार के लिए खर्चा करेंगे। लेकिन इसका हुआ उल्टा, यहाँ पर उन्हें लगता था कि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं है, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे और जमीन सुधार पर ध्यान देंगे। ये सोच थी अंग्रेजों की, लेकिन हुआ इसका उल्टा। क्या हुआ
अब यहाँ पर समस्या क्रिएट हो जाती है। क्या समस्या होती है इसको समझो। मगर स्थायी बंदोबस्त की ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। इसके पीछे का रीजन क्या था जानते हो? देखो, जमींदारों की ओर से चुकाई जाने वाली राशि तो इन्होंने निश्चित कर दी थी कि भाई ₹5 है, एग्जाम्पल के रूप में ₹5, ठीक है। लेकिन जमींदार क्या है कि किसानों से 5 भी रुपए ले सकते थे, 6 भी ले सकते थे, जितना चाहे उतना ले सकते थे। तो कंपनी को लगा था कि भाई हम तो मांग बढ़ाएंगे नहीं, तो जमींदार क्या है कि पहले थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करेगा, फिर जमीन में लगा करके जमीन को बेहतरीन करेगा, ठीक है। लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि कंपनी ने क्या किया था, असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था, ठीक है, जो राजस्व तय किया था, जैसे कि जैसे ₹5 बताया अभी, तो जो भी राजस्व कंपनी ने तय किया था वो इतना ज्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। अर्थात जमींदार जो थे वो इतना राजस्व वसूल ही नहीं पा रहे थे कि वो कंपनी को राजस्व चुका पाए। अर्थात यहाँ पर जमींदारों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई, ठीक है। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, ठीक है। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी, ठीक है। कंपनी आती थी, कहती थी भाई इतने इलाके की जमींदारी है, ठीक है, जो इतना पैसा चुकाएगा उसको दे दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी जमींदारियों को नीलाम कर दिया गया। देखो, यहाँ पर अगर ये राजस्व जो इन्होंने तय किया था वो ज्यादा ना रखते, वो इतना ज्यादा था कि उसे जमींदार भी नहीं चुका पा रहे थे, ठीक है। तो अगर इनको ज्यादा ना रखते तो हो सकता था कि भाई धीरे धीरे जमींदारों की आमदनी बढ़ती, ठीक है। स्टार्टिंग से वो देखते कि भाई हमें फायदा हो रहा है, आमदनी बढ़ने लगती, तो वो वहां पर खर्चा भी करते जमीन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जमींदार ऐसे भी थे जिनके पास में पहले से पूंजी रखी थी। उन्होंने क्या किया, 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बहुत बदल चुके थे, बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा, ठीक है। 19वीं सदी के पहले दशक तक, यानी कि 1910 तक के अगर आप टाइम पीरियड देखें, 1800 एक मिनट कब, हाँ, एक मिनट, मैं समझ आ गया। देखो, 1793 में इस बंदोबस्त को लागू किया गया, ठीक है। और बात की जा रही है 19वीं सदी के पहले दशक तक, अर्थात हम कह सकते हैं कि भाई सन 1810 तक की बात की जा रही है। तो हम लगभग यहाँ पर देखें तो 17 साल का टाइम पीरियड रहता है, ठीक है। तो इन 17 सालों के बीच में हुआ ये कि हालात बदल गए धीरे धीरे, ठीक है। बहुत सारे जमींदारों की जमींदारियां चली गई, ठीक है, नीलाम कर दी गई। बहुत सारे जमींदार ऐसे थे जो कि स्थायी रूप से बने रहे। अब बाजारों में कीमतें धीरे धीरे 17 साल के अंदर बढ़ने लगी, ठीक है। धीरे धीरे खेती का विस्तार भी होने लगा, बहुत सारी जमीन थी जहां पर खेती की जाने लगी, ठीक है। इससे जमींदारों की आमदनी में सुधार आया, ठीक है। इन 17 सालों के अंदर क्या हुआ, धीरे धीरे कंपनी इनके जमींदारों की आमदनी में सुधार आने लगा। लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ। अब चूंकि कंपनी ने क्या किया था, यहाँ पर कंपनी को हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब चूंकि कंपनी ने हमेशा के लिए राजस्व तय कर दिया था, अब यहाँ पर जब कीमतें बढ़ने लगी तो कंपनी को इसमें कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। इससे पहले अगर आप देखो तो जमींदार बहुत घाटे में चले गए थे, लेकिन अब कंपनी को यहाँ पर फायदा नहीं होगा। लेकिन कंपनी तो कंपनी है, कंपनी ने यहाँ पर भी अपने मतलब वो कहते हैं ना गद्दारी वो दिखा दी। हुआ क्या समझो, अब चूंकि यहां पर जमींदारों की आमदनी में सुधार आया लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। इन 17 सालों तक होता यह है कि भाई राजस्व बिल्कुल समान रूप से चलता है, ठीक है। लेकिन जमीन में अभी तक सुधार के लिए कोई काम नहीं किए गए थे, ठीक है, वही यहां पर कहा जा रहा है। लेकिन जमींदारों को अभी भी जमीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ठीक है। जमींदार क्या करते थे, जमीन किसान को देते थे, उससे लागान लेते थे और चले जाते थे, ठीक है। लागान नहीं मिलता था तो दूसरे किसान को दे देते थे, दूसरा नहीं देता था उसकी नीलामी करके तीसरे किसान को दे दी गई, ठीक है। इससे जो छोटे छोटे किसान थे वो बर्बाद होने लगे, वो भूखों मरने लगे। वो चीज यहाँ पर स्टार्टिंग में देखने को मिली, ठीक है। तो जमींदारों ने क्या किया, जमींदारों ने पहले तो मतलब ये काफी सारे जमींदारों की जमींदारी चली गई, लेकिन जब कीमतें बढ़ने लगी तो जमींदारों के पास भी आमदनी आने लगी, जमींदार अमीर होने लगे, ठीक है, उनकी आमदनी में सुधार होने लगा। लेकिन अभी भी जमींदारों ने जमीन की सुधार के लिए कोई काम नहीं किए, ठीक है। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी जमीन गवा चुके थे, अर्थात जिन जमींदारों की जमीन जो थी वो नीलाम हो चुकी थी। जो बचे रह गए अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। अर्थात जो जमींदार बचे रहे, ठीक है, उनको अब लगने लगा कि भाई अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी, आगे अच्छी खासी रकम आएगी और हमारे पास धन इकट्ठा होने लगेगा, ठीक है। अर्थात आमदनी की उम्मीद इनको दिखाई देने लगी। जब तक जमींदार किसानों को जमीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें जमीन में सुधार करने की कोई परवाह नहीं थी, ठीक है। भाई जमींदारों को लगता था कि भाई एक नहीं तो दूसरा किसान ले जाएगा जमीन को, दूसरा नहीं तीसरा ले जाएगा। तो जब तक ये जमीन को किसानों को देकर
लेकर के उनसे लगान वसूल सकते थे, इन्होंने कहा कि भाई हम तब तक जमीन में सुधार नहीं करेंगे। इनको कोई परवाह ही नहीं थी कि जमीन में सुधार करना नहीं करना, किसान मरे जिए। किसान हमेशा से आफत में रहा है, ठीक है। मुगल काल में भी रहा, वो भी राजस्व वसूली बहुत बड़े पैमाने पर करते थे। अंग्रेजों के टाइम पीरियड में भी रहा, आज भी किसान परेशान है, ठीक है। अगर आप किसान के घर से आते तो आपको पता होगा किसानों की हालत आज कितनी खराब है। हाँ, हम उनकी बात नहीं करें जिनके पास 100-200 बीघा जमीन है, ठीक है। जो छोटे किसान है वो परेशान है, और यहाँ पर भी जिनके पास में बहुत जमीनें थी, 100-200 बीघा जिन्होंने ले रखी थी, ठीक है, वो तब भी परेशान नहीं थे, ठीक है। और जो छोटे किसान थे वो तब भी परेशान थे और आज भी परेशान है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी, ठीक है। वही कहा जा रहा है जो मैंने अभी आपको बताया। देखो, एक तरफ अंग्रेजों ने तो स्टार्टिंग से फायदा लेना शुरू कर दिया, उन्होंने निश्चित कर दी राशि कि भाई इतना हमें चाहिए, उनको उतना मिलने लगा। जो नहीं दे पाया उससे जमींदारी छीन कर दूसरे को दे दी गई। जमींदार भी आगे चल करके पैसा कमाने लगे क्योंकि चीजों की कीमतें बढ़ने लगी, ठीक है। लेकिन अगर किसान की यहां पर बात की है तो किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई देती, क्योंकि किसानों को जो लगान चुकाना था वो भी बहुत ज्यादा था, ठीक है। और जमीन पर उसका कोई अधिकार भी सुरक्षित नहीं था। भाई, अगर जमीन की बेहतरी के लिए हम काम करें भी तो क्यों करें, जमीन पर हमारा अधिकार तो सुरक्षित है नहीं। अगर कल को हमसे ज्यादा कोई लगान देगा तो जमींदार उसे जमीन दे देगा, ठीक है। भाई, जमींदार क्या करता था, जमींदार अपने लोगों को बेचता था। जैसे कि एक खेत है, ठीक है, और बोली लगाई जाती थी कि इस खेत की सबसे ज्यादा लगान कौन देगा। जो व्यक्ति इस खेत का सबसे ज्यादा लगान देता था उसे वो खेत दे दिया जाता था, ठीक है। अब मान लो कि वो व्यक्ति इसमें खेती करने के लिए आया है, इस खेत को बेहतर बना लेता है, इसमें खाद पानी डाल देता है, ठीक है। अगले साल तक क्या है कि इसके ऊपर अधिकार रहेगा कि नहीं रहेगा उसको पता नहीं है, ठीक है। वो पता है क्या, पता चले कि जमींदार किसी और को वो खेत दे दे, ठीक है। इसके वजह से हुआ ये कि किसानों ने इन खेतों को बेहतर करने के लिए कोई काम नहीं किया, क्योंकि किसानों को कोई भी क्या है कि किसानों का जो अधिकार था वो सुरक्षित नहीं था, ठीक है। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज इनको लेना पड़ता था। महाजन अर्थात उस समय का साहूकार, ठीक है। साहूकार जो मतलब ब्याज पर पैसे देते थे वो, ठीक है। अगर वह लगान चुका नहीं पाता था तो उसे पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता, अर्थात बरसों से जिस जमीन के ऊपर वो अपनी खेती करते आ रहे हैं वो जमीन उनसे छीन ली जाती थी अगर लगान नहीं चुका पाए। तो इससे हुआ ये कि किसानों की जो हालत थी वो बहुत खराब हो चुकी थी यहाँ पर, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो जमींदारों की हालत खराब हुई, ठीक है। कंपनी हमेशा मौज में थी और हमेशा मौज में रही, ठीक है। लेकिन आगे चल करके अगर आप देखो तो स्टार्टिंग से किसानों की हालत हमेशा खराब रही। पहले अकाल पड़ा जिसमें किसानों की मौत हुई, लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए, ठीक है। अकाल के बाद में इस स्थायी बंदोबस्त को लेकर के आए तो किसानों से बहुत ज्यादा लगान मांगा जाने लगा, इसमें भी किसानों की मौत हुई, ठीक है। किसान परेशान हो गए, इनको ये व्यवस्था दमनकारी लगी। फिर आगे चल करके अगर आप देखो तो किसानों के लिए व्यवस्था हमेशा दमनकारी ही रही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक नई व्यवस्था अलग से अन्य इलाकों में भी लागू की जा रही थी। देखो, केवल इसी व्यवस्था को लागू नहीं किया गया था, भारत के बहुत बड़े इलाके में इन्होंने हमारे यहाँ पर कब्जा किया था। तो ये व्यवस्था इन्होंने बंगाल में लागू की थी। अब बंगाल के अलावा और भी कई सारे इलाके जहां पर इन्होंने और भी कई सारी अलग-अलग व्यवस्थाओं को लागू करके टेस्ट करके देखा था। तो एक नई व्यवस्था अलग इलाके में भी लागू की गई थी, उसके बारे में कहा जा रहा है। पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों, इस इलाके का ज्यादातर हिस्सा अब आज के टाइम पर उत्तर प्रदेश में है, याद रखना, ठीक है। तो उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया, ठीक है। क्या किया गया, हॉल्ट मैकेंजी नाम का एक व्यक्ति था जिसने बंगाल प्रेसिडेंसी जो थी इसके उत्तर पश्चिमी इलाके में, जो कि आज के टाइम पर उत्तर प्रदेश का भाग है, यहां पर एक नई व्यवस्था को लागू किया, ठीक है। और इस व्यवस्था को किसने बनाया था, हॉल्ट मैकेंजी ने बनाया था, ठीक है। इस व्यवस्था को क्या कहा गया वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे, महालवाड़ी व्यवस्था बंदोबस्त कहा गया था, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस व्यवस्था को लागू कब किया गया, तो 1822 में, ठीक है। 1822 में इस व्यवस्था को भी लागू किया गया। अब आइए देखते हैं इसमें आखिरकार हुआ क्या, इस व्यवस्था के तहत कौन कौन से नियम बनाए गए और क्या हुआ। तो दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, ठीक है, हमेशा रहते हैं, आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो मैकेंजी को ये भाई यकीन था कि भाई उत्तर भारतीय समाज में अगर हम देखेंगे तो जो गांव हैं, ठीक है, ग्रामीण जो इलाके हैं वो एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उनको बचाए रखना चाहिए, ठीक है। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया, ठीक है, कि भाई ये व्यवस्था जो थी सच में सही रही थी थोड़ी सी, ठीक है। ये इतनी थी कि
दमनकारी व्यवस्था नहीं थी। हॉर्ट मैकेंजी ने आदेश दिया अपने कलेक्टरों को कि आप गांव-गांव का दौरा करेंगे, जमीन की जांच करेंगे कि किस जमीन से कितना अधिक हमें उत्पादन मिल सकता है। इसके बाद में खेतों को आप नापोगे, ठीक है, खेतों की नपाई की गई। इसके अलावा विभिन्न समूह जो थे उनके रीति रिवाजों को दर्ज किया गया कि सनातन धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके रीति रिवाज क्या हैं, वो किस प्रकार से अपने कौन कौन से त्योहारों को मनाते हैं, रीति रिवाज इनके क्या है, ठीक है, इस्लाम धर्म से जुड़े लोगों के रीति रिवाज क्या है। तो इन सभी को जो ग्रामीण इलाके में लोग रहते थे उनके रीति रिवाजों को भी दर्ज किया गया। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह, जिसे ग्राम समूह होता था पूरा का पूरा, ठीक है, जिसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं, उसे महाल कहा जाता था पूरा, ठीक है। तो हर गांव या फिर ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया गया। ये व्यवस्था जो थी सच में थोड़ी सी पढ़े लिखे लोगों की व्यवस्था देखने को मिल रही है। इससे पहली वाली व्यवस्था तो मतलब बिल्कुल मूर्खों वाली व्यवस्था देखने को मिल रही है, हम कह सकते हैं लूट मारी वाली व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में कम से कम थोड़ा सा ध्यान तो दिया गया किसानों का, ठीक है, जमीन की नपाई की गई, ठीक है, इसके अलावा खेत की जांच की गई। इसके बाद में हर खेत की, ठीक है, एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़ा गया कि भाई यहाँ पर फसल का उत्पादन कम होता है तो यहाँ का राजस्व कम रहेगा, यहाँ का ज्यादा होता है तो जहां का ज्यादा होगा वहां का राजस्व भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो हर खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़ा गया और हर गांव, ठीक है, या फिर ग्राम समूह, मान लेते कि कोई अगर बड़ा गांव है तो किसी एक अकेले गांव का, ठीक है, या फिर छोटे छोटे गांव का ग्राम समूह है तो वहां पर 4-5 गांव को मिलाकर के, जिसे महाल कहा जाता, आज के टाइम पर हम ग्राम पंचायत कहते हैं, ठीक है, से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया गया, ठीक है, कि भाई हम इस गांव से इतना राजस्व वसूल सकते हैं, उस गांव से उतना राजस्व वसूल सकते हैं। तो इस प्रकार से हर गांव का हिसाब लगाया गया। इस राजस्व को स्थायी रूप से तय नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि भाई हम इस राजस्व को स्थायी रूप से तय बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आगे इसमें हम क्या है कि बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखेगी कि भाई हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है, जैसी स्थितियां होंगी उस हिसाब से इसमें संशोधन हम करेंगे, ठीक है। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय अब गांव के मुखिया को सौंप दिया गया, ठीक है। जमींदार क्या करते थे, जमींदारों ने देखा कि भाई जमींदारों का मतलब बड़ा टेढ़ा हिसाब किताब था, ठीक है। जमींदारों को अभी देखकर इन्होंने देख लिया जमींदारों ने खेतों की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया, तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने महाल को अपनी मतलब महाल या फिर कहें कि गांव को अपना एक महत्वपूर्ण केंद्र माना, ठीक है। और जो गांव का मुखिया होता था, जिसे आज हम प्रधान कहते हैं, फिर मुखिया आज भी होते हैं, तो मुखिया को काम सौंपा कि आपको राजस्व जो है वो चुकाना है कंपनी को, ठीक है। पूरे गांव के एक एक खेत को नाप कर उसकी टेस्टिंग करके हर खेत के लिए राजस्व को तय कर दिया गया कि इस खेत से इतना राजस्व दिया जाएगा। वो सारा राजस्व इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई मुखिया को, और मुखिया सारा राजस्व इकट्ठा करके कंपनी को सौंपेगा, ठीक है। कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय यहां पर इस व्यवस्था में मुखिया को दिया गया, ठीक है, कि अब मुखिया को ही पूरी जिम्मेदारी संभालनी होगी। इस व्यवस्था को महालवारी बंदोबस्त नाम दिया गया। ये व्यवस्था अगर हम देखें तो पढ़े लिखों वाली व्यवस्था थी, मतलब सही व्यवस्था थी एक तरह से, ठीक है। इसमें महाल शब्द का जो इस्तेमाल किया गया ये वाला, ठीक है। तो ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महाल एक राजस्व इकाई थी, ठीक है। यह एक गांव या गांव का एक समूह होती थी, ठीक है। जैसे कि कोई एक गांव बड़ा है तो उस गांव में ज्यादा खेत आते हैं तो एक गांव को एक महाल कह दिया गया, या फिर छोटे छोटे गांव है उनके पास में संपत्ति कम है, जमीन कम है, तो 4-5 गांव को मिला करके एक राजस्व इकाई बना दी गई जिसे महाल कहा गया, ठीक है। तो महाल जैसे कि महाल नंबर 1, महाल नंबर 2 ऐसे होते थे, ठीक है। तो महाल इनको कहा जाए, जैसे कि आज के टाइम पर जिले हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर पहले महाल होते थे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में एक और व्यवस्था में देखने को मिलती है मुनरो व्यवस्था। मुनरो व्यवस्था डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद में सब कुछ ठीक नहीं था, फिर यहां से हमारा आज की क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है, और कल की क्लास में आगे के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो मुनरो व्यवस्था में भी हमें 3 बिंदु देखने को मिलते हैं। पहले बिंदु में कहा जा रहा है कि ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह पर नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। देखो, स्थायी बंदोबस्त को इन्होंने बहुत बड़े इलाके में मतलब दक्षिण भारत में लगभग इन्होंने लागू कर दिया था, ठीक है। तो ब्रिटिश नियंत्रण वाला जो दक्षिण भारतीय इलाका था, केवल बंगाल में नहीं इस स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था, और भी कई सारे इलाकों में लागू किया गया था। लेकिन जब इसके दुष्परिणाम देखने को मिले तो इन्होंने क्या किया, स्थायी बंदोबस्त की जगह पर एक नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा, ठीक है। तो जो हमारे भारत देश का दक्षिण भारतीय इलाका था, वहां पर जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवार या फिर कहें कि रैयतवारी का नाम दिया गया। रैयत अर्थात किसान, ठीक है। तो यहाँ पर रैयतवार या फिर रैयतवारी का नाम दिया गया, यहाँ पर जिस व्यवस्था को अपनाया गया। कैसी व्यवस्था थी, इसके अंतर्गत क्या होता था, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि रैयतवारी व्यवस्था मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में लागू की गई थी। कहां पर, दक्षिण
दक्षिण भारतीय इलाके में, यानी कि हमारे दक्षिण भारत में, ठीक है। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर देख लिया था, ठीक है। जो ये रैयतवारी व्यवस्था है, इसको इन्होंने क्या किया था, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने जब इनका टीपू सुल्तान के साथ में युद्ध हो रहा था, तो युद्ध के बाद में इन्होंने जिन इलाकों में कंपनी ने कब्जा किया था, उन इलाकों में इस व्यवस्था को, रैयतवार व्यवस्था को आजमा कर देख लिया था। टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया था। क्या नाम है? टॉमस मुनरो, ठीक है। इनका नाम याद कर लीजिएगा, टॉमस मुनरो इनका नाम है। इन्होंने ही इस व्यवस्था को जो कि विकसित किया था, अतः इसे मुनरो कहते हैं। जो व्यवस्था है, रैयतवारी व्यवस्था, इसको मुनरो व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न इस पर बन सकता है कि रैयतवारी व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर ऐसे कह सकते हैं कि भाई मुनरो व्यवस्था है, टॉमस मुनरो के द्वारा विकसित व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उस व्यवस्था को हम मुनरो व्यवस्था या फिर रैयतवारी या फिर रैयतवार या रैयतवारी व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत में ये व्यवस्था लागू कर दी गई। इसके अंतर्गत था क्या, इसमें समझो। एक मिनट, रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे। दक्षिण भारत में अगर देखें तो रीड और रीड करते हैं कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, ठीक है, और मुनरो, ठीक है, टॉमस मुनरो। इन दोनों लोगों को ऐसा लगता था कि दक्षिण भारत में हम देखें तो परंपरागत जमींदार नहीं थे। इसलिए उनका तर्क था कि ये सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, ठीक है। अब चूंकि इनको वहां पर जमींदार थे, परंपरागत जमींदार, यानी कि पुराने समय से जमींदारी करते हुए चले आने वाले लोग, ऐसे लोग इनको नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, सीधे किसानों से ही अपना बंदोबस्त करना शुरू कर दिया, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे थे। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक आकलन से सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। उन्होंने इसलिए मतलब प्रयास किए। होता यहाँ पर देता है कि भाई चूंकि इनके यहाँ पर परंपरागत जमींदार नहीं मिले, तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्टली किसानों से ही अपना बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। अर्थात किसानों की खेती जांच की जाती थी सावधानीपूर्वक कि भाई आपके यहाँ से इतनी आमदनी हो रही है, आपको इतनी आमदनी हो रही है, इससे इसका अर्थ ये है कि आपको इतना राजस्व चुकाना होगा। अर्थात देखो, अभी तक जो बातें हमने की है, इसमें हमने आपदाओं की तो बात की ही नहीं। भाई आमदनी पर फसल थी, बरसात हो गई, फसल नष्ट हो गया, बरसात के लिए सूखा पड़ गया, इस बीच भी किसानों को राजस्व चुकाना पड़ता था, माफी नहीं मिलती थी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुनरो व्यवस्था में क्या किया गया, पहले से खेत जो थे, उन खेतों का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया गया था, उनकी जांच की, जैसे कि मिट्टी की जांच की गई, खेत का साइज नापा गया, कौन से उत्पाद जो चाहिए फिर उसकी जांच की गई। जांच करने के बाद में उनसे ये निश्चित कर दिया गया कि भाई आपके खेत में इतनी आमदनी हो रही है, अर्थात आपको इतना राजस्व चुकाना है, ठीक है। तो राजस्व चुकाने की यहाँ पर भी बात की गई। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब सब कुछ ठीक नहीं था, इसमें हम क्या कहा जा रहा है, इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो अगर हम तीनों व्यवस्थाओं में बात करें, तो जो हमारी दूसरी वाली और जो तीसरी वाली व्यवस्था थी, अर्थात एक तो ये इस मारवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है, मारवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था में थोड़ी सी सही लगी है, क्योंकि इसमें उनसे जांच शुरू की जा रही है। दूसरी ये व्यवस्था कौन सी, मुनरो व्यवस्था। ये दो व्यवस्थाएं किसानों के लिए हम देखें, इसमें भी अगर हम बात करें तो मारवाड़ी बंदोबस्त इतनी बेहतरीन नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर किसानों के खेतों की जांच तो की जा रही थी, लेकिन ये किसानों के हाथ में नहीं सौंपा गया था, कि ये मुखिया के हाथ में सौंप दिया गया था राजस्व इकट्ठा करना। तो इसमें क्या है कि किसानों को थोड़ा सा यहाँ पर भी कष्ट की बात रहती है। जब डायरेक्टली किसानों के साथ में बंदोबस्त किया गया, तो ये व्यवस्था सबसे बेहतर थी, इसको रेटिंग दी जाएगी, उसको रेटिंग दूसरी दी जाएगी, और सबसे थर्ड रेटिंग दी जाएगी इससे पहले वाली जो व्यवस्था थी, उसको, यानी कि स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। अच्छा, सब कुछ ठीक है, सारी सारी व्यवस्थाएं जो थी इनके बारे में बताया जा रहा है। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद में कुछ सालों के भीतर उनमें समस्याएं देखने दिखाई दे रही हैं। सभी व्यवस्थाओं में, तीनों की तीनों व्यवस्थाओं में जब इन व्यवस्थाओं को लागू किया गया, तो मैं कुछ ही सालों के भीतर उनमें समस्याएं देखने को मिली, ठीक है। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारी ने बहुत ज्यादा राजस्व तय कर दिया था, ठीक है। तीनों ही व्यवस्थाओं में जो व्यवस्था नियम के हिसाब से तो सही थी, लेकिन तीनों ही व्यवस्थाओं में अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया था, राजस्व की मांग बहुत अधिक रखते थे, ठीक है। आमदनी के हिसाब से क्या करते थे, राजस्व की मांग बहुत अधिक रखते थे। अब चूंकि राजस्व वसूली के लिए बहुत